नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और तेजी का ही मोड बाजार में बनता हुआ। शुरुआती कारोबार से हम कह रहे थे मोमेंटम पिकअप करेगा और वो मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर है। 120 अंकों की बढ़त निफ्टी 50 में 21,377 के लेवल्स इसने हासिल कर लिए हैं। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो अब पूरे 200 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ निचले लेवल से दरअसल एचडीएफसी बैंक में हल्की सी रिकवरी आ रही है। देखते हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा या नहीं, लेकिन जोश हाई है मिड कैप्स का। मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस दोनों अच्छी ट्रैजेक्टरी पर 450 अंकों का इजाफा मिड कैप्स दिखा रहे हैं, पूरे 1% ऊपर हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप गौर करेंगे इसीलिए 5:1 दिखाई दे रहा है। खरीदारी वैसे आप कह सकते हैं चौतरफा है, बहुत ही गिने चुने स्टॉक्स है जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में है। वो आपको कंट्रीब्यूटर्स में दिखाई देगा जब हम निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर हाजिर करेंगे। ये देखिए एचडीएफसी, ग्रासिम, रिलायंस, बीपीसीएल और वो भी बहुत हल्का हल्का सा दबाव है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इन स्टॉक्स की तरफ से बना है, लेकिन आज एल&टी, आईटीसी, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी बनती दिखाई दी है। तो ऐसे में हमारे जानकारों की किस तरह के रिटर्न्स बने हैं कल दोपहर 3:30 बजे तक, जहाँ पर वैसे भी मोमेंटम आ गया था, उसका जायज़ा लेंगे और फिर बात करेंगे आज कौन से नए ट्रेड्स पर फोकस होगा। मैदान में हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल, यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी और साथ ही साथ एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा। तो ये कल दोपहर तक के रिटर्न्स है। 5.5% की कमाई रत्नेश ने की, अमित ने -3.2% के रिटर्न्स दिए एंड -4.2% के रिटर्न्स वीरल ने दिए। आज एक दिन है इनको अपने पूरे नेगेटिव रिटर्न्स को रिवर्स करने का। अमित बताइए क्या प्लान रहेगा कंसिडरिंग कल पूरे दिन इनफैक्ट बारिंग द ओपनिंग 1.5 2 आवर्स ऑफ ट्रेड, उसके बाद रिकवरी अच्छी दिखी बाजार में और आज वो एक्सटेंड हुई है। अप्रोच क्या होगी? देखिए कल काफी अच्छी रिकवरी थी। इनफैक्ट कहा जाए तो कल जो एक नेगेटिव फॉलोअप थ्रू था वो मिसिंग था और इनफैक्ट आज ऊपर में 21,300 भी सस्टेन कर रहा है निफ्टी। सो कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी है, पॉजिटिव ट्रैक्शन जो स्टॉक्स में है, इंटरनल ब्रेथ है, वापस एक पॉजिटिव आ रहा है। ट्रैक्शन जो हिसाब ने बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा है, तो मेरा जो अप्रोच जो रहेगा इनफैक्ट तो स्मॉल कैप मिड कैप में जो ध्यान रखने का ज्यादा रहेगा। इंडेक्स की बात करें तो यस ऊपर में पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए 21,500 के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है। 21,500 दोबारा आ सकता है स्क्रीन पर। तैयारी तेजी की तरफ ही बन रही है। रत्नेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? एक्चुअली मेरा भी मोमेंटम पॉजिटिव साइड ही रहेगा। थोड़ा सा मिड कैप में मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम बन सकता है, तो उधर ही ध्यान रहना चाहिए। मिड कैप साइड पर फोकस, ठीक है। वीरल, आप क्या करेंगे? मुझे भी यहाँ से लग रही है कि मोमेंटम अच्छा ही रहेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आज इम्पोर्टेंस खेल सकते हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड मिड कैप्स में भी रह सकती है। मिड कैप्स में अपसाइड और कुछ मोमेंटम दिग्गजों पर भी ध्यान रहेगा। चलिए, आपके कुछ आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स है तो वो स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर बात करेंगे कि नए सौदे इस समय हमारे जानकार क्या लेने वाले हैं। ओवरऑल आज मोमेंटम लौटा है तो क्या ट्रेडिंग पोजीशन रहेगी? पहले मैं स्क्रीन पर लेकर आती हूँ वीरल का पोर्टफोलियो। सुबह में थायरो केयर में इन्होंने 677 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। कल मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में प्रॉफिट बांधा था। बताइए वीरल, आज का नया सौदा? मेरा पहला सौदा एसआरएफ पे रहेगा। देखेंगे तो ऊपर से हमें गिरावट देखने में, पर 2 दिन से पुल बैक भी अच्छा खासा आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड रैली हमें देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में 2380 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2550 का अपना टारगेट रहेगा। 2550 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन 2380 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए। 1.5% ऊपर एसआरएफ ट्रेड करता हुआ मौका तेजी का है, तेजी में ही रहना है। रत्नेश के पोर्टफोलियो में भी एक ब्रिटानिया था जो खूब चला, इनफैक्ट आज भी आउट परफॉर्म कर ही रहा है। 5070 पर इन्होंने कल दोपहर में प्रॉफिट बांधा और एचडीएफसी बैंक में 1685 पर टाइमली प्रॉफिट बांधा। आज के लिए रुकते तो कुछ इनका ऊपरी लेवल से दबाव आता। रत्नेश, आज का नया ट्रेड? मेरा अभी एक ही ट्रेड रहेगा बीडीएल। इसमें मुझे ऐसा लगता है 1510 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1690 रुपए के टारगेट मुझे दिखते हैं इसमें। 1690 और आप कह रहे हैं 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा। तेजी वाला ट्रेड भारत डायनामिक्स के हाथ कई सारे ऑर्डर्स लग रहे हैं। इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर्स पर भी कंपनी अब काम करना शुरू करेगी। स्टॉक आज करीब 2 से 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अमित, पीएनबी यूको बैंक आप कैरी कर रहे हैं, बताइए नया सौदा क्या जोड़ेंगे?
जी, सो आईडीएफसी लिमिटेड मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड अगर देखा जाए तो 120 के आसपास, 120 के आसपास क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। कल का भी जो फॉल था वो 120 के आसपास सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी, और आज भी एक पॉजिटिव फॉलो अप थ्रू जो है ये स्टॉक में विजिबल है। सो मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये 135 से लेके 140 तक आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो रखना है वो 120 का रखना है। 120 के आसपास का स्टॉप लॉस और 135 140 की तरफ बढ़ता हुआ आईडीएफसी। और बैंकों में आपका बायस बना रहेगा, राइट, आज के रिवर्सल के मद्देनजर अमित? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। कोई खास लेवल जो आप निफ्टी बैंक में वॉच कर रहे हैं? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और कल की भी जो रिकवरी थी काफी अच्छी थी, इंटरनल ब्रेथ काफी अच्छा था, और स्पेशली देखा जाए तो प्राइवेट में और पीएसयू दोनों में ट्रैक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ऊपर में 48,500 के जो अपसाइड प्रोजेक्शन है वो अभी भी पेंडिंग है। और 48,000 की वापसी होती हुई फाइनली स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। हाउएवर 48,071 का डे हाई छुआ था, आप देखते हैं उन लेवल्स को सरपास करता है या नहीं। विरल, वैसे आप एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ है इस समय आइडेंटिफाइड या फिर दोपहर का इंतजार होगा? हाँ, एक स्टॉक आइडेंटिफाइड है, HAL पे है। अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आज ब्रेकआउट दिया गया है, लग रहा है अपसाइड रैली हमें यहाँ से अच्छी खासी देखने मिल सकती है। ये लेवल्स पे बाय करेंगे, नीचे में 2680 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2830 का लेवल्स रहेंगे। 2830 के लेवल्स के लिए तेजी की पोजीशन लेकर चले। खरीदारी जोर पकड़ रही है, जोर दिखा रही है, आधे % से ज्यादा का इजाफा। बाय साइड का ट्रेड इत्तेफाक से BDL रत्नेश ने चुना था। रत्नेश, दूसरा ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे? जी हाँ, दूसरे में दूसरा ट्रेड है। ओके, तो आप टाइम लेंगे, अगला ट्रेड बाद में आएगा, दोपहर दिन के दौरान आएगा। ये सभी वो काउंटर्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं तेजी की तरफ। इनका रिकैप मैं आपको दूंगी, टारगेट स्टॉप लॉस समेत क्या एक्शन बना है इन स्टॉक्स में उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आज कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के लिए का बड़ा दिन है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं। दरअसल 10% की तेजी दिख रही है। कंपनी ने बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में ऑल कार्गो गति का पहले मर्जर होगा, इसके बाद ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से इंटरनेशनल सप्लाई चेन कारोबार को डीमर्ज किया जाएगा। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के CSO रवि जाखड़। रवि जी, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आप हमें समझा सके क्या ज़रूरत पड़ी इस पर्टिकुलर रिस्ट्रक्चरिंग की, क्या सिंप्लीफाई करना चाहते थे आप ओवरऑल जो होल्डिंग है कंपनी की एट दिस पॉइंट इन टाइम उसको? जी बिल्कुल, ये जो है एक तरह से आखिरी स्टेप है हमारे जो 3-4 साल से पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम चल रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो जो भी छोटे नॉन कोर बिजनेसेस थे, नॉन कोर एसेट्स थे, हमने उन सबको सेल आउट कर दिया। जो बचे हुए बिजनेसेस थे उनको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉर्पोरेट में, एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस हर बिजनेस को मिलनी चाहिए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक इंडिपेंडेंस के साथ में अच्छे से कैपिटल को एफिशिएंटली लेवरेज कर सके और बिजनेस को आगे बढ़ा सके। इसके मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी स्कीम थी डीमर्जर और रीअरेंजमेंट की, उसमें हमने अपना जो CFS ICD बिजनेस है वो भी ऑल कार्गो टर्मिनल्स के थ्रू लिस्टेड है सेपरेटली। जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो ट्रांसइंडिया रियल एस्टेट है। जो दो हमारे फ्लैगशिप बिजनेस हैं, इंटरनेशनल सप्लाई चेन और डोमेस्टिक जो गति का एक्सप्रेस और ऑल कार्गो सप्लाई चेन का कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक बिजनेस है, वो अभी भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में थे, जहाँ पे मल्टीपल होल्डिंग सब्सिडरीज थी और उसकी वजह से कैपिटल इनएफिशिएंसी भी थी और सभी के लिए एक वो इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर था। हमने गत वर्ष में जो हमारे उसमें पार्टनर्स थे उनका स्टेक बाय आउट किया और उसके बाद में हम इस स्कीम को वापस लेके आ पाए ताकि जो है सभी स्टेक होल्डर्स का फायदा हो। अगर आप देखेंगे स्टेक होल्डर्स तो कंपनी में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक कस्टमर, दूसरा बिजनेस मैनेजमेंट और तीसरा शेयर होल्डर। कस्टमर के स्टैंड पॉइंट से आप देखेंगे तो जो एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस हैं उनके कॉमन कस्टमर्स रहते हैं जो अपने बड़े अकाउंट्स भी हैं, छोटे MSMEs भी हैं जिनको वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो उनको एक सिनर्जिस्टिक तरीके से कंबाइंड फुलफिलमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज मिल जाएंगी क्योंकि ऑल कार्गो सप्लाई चेन और गति का बिजनेस साथ में आ जाएगा। जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है जहाँ पे हमारे फॉरवर्डर्स कस्टमर रहते हैं उनके लिए अलग से वो बिजनेस वैसे भी डीमर्ज हो रहा है 1:1 डीमर्जर शेयर होल्डिंग में। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंबाइंड मैनेजमेंट होगा,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एफिशिएंसी आएंगी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में एफिशिएंसी आएंगी जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, तो उस वजह से वो बिजनेस बेहतर करेगा। और जो तीसरे स्टेक होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप ऑल कार्गो के शेयर होल्डर्स के मद्देनजर देखेंगे तो जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है वो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1:1 एग्जैक्टली मिरर डीमर्जर में एक ऑल कार्गो के शेयर पे एक ऑल कार्गो EQ का शेयर मिल जाएगा, तो वो कंटिन्यू करेगा एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी। और जो बाकी एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस में जो शेयर होल्डिंग थी ऑल कार्गो शेयर होल्डर्स की, जो बहुत ही स्टेप डाउन सब्सिडीज के थ्रू थी, वो एक बहुत ही सिंपल क्लीन स्ट्रक्चर हो जाएगा। डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी के अंदर एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस होगा। अगर गति के शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो और भी बेहतरीन चीज है, क्योंकि एक तो जो मैंने आपको बताया वहां पे भी गति कंपनी में बिजनेस नहीं था, अंडरलाइंग सब्सिडी में बिजनेस था, तो वो स्ट्रक्चर भी सिंपल हो जाएगा। और दूसरा, पहले गति जो लिस्टेड एंटिटी है वो केवल जो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स बिजनेस है उसमें 70% की भागीदार थी। तो यदि आप देखेंगे तो बिजनेस तकरीबन FY23 अगर देखेंगे तो लगभग 70-71 करोड़ के आसपास का उसमें एबिटा था। वहीं अब वो सारे शेयर होल्डर्स जो ऑल कार्गो गति के शेयर होल्डर्स हैं, ऑल कार्गो के अलावा, उनको अभी जो कंबाइंड बिजनेस है, जो ऑलमोस्ट अगर आप FY23 देखेंगे तो 121 करोड़ के आसपास का एबिटा था कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स का, 71 करोड़ का बिजनेस का, तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास के एबिटा वाला बिजनेस और एक सिनर्जिस्टिक बिजनेस जो कि ग्रो कर सकता है। इस पूरे बिजनेस में उन शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेशन मिलता है। तो इस तरह से ये कस्टमर्स, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई कर देती है स्ट्रक्चर को, बिजनेस को एफिशिएंट बनाती है। रवि, आपने काफी डिटेल में बता दिया कि कैसे वो सिंप्लीफिकेशन होगा। अब लोग जानना चाहेंगे बिजनेसेस में जो अलग अलग बिजनेसेस होंगे इस स्ट्रक्चर के बाद, उसमें किस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर उसका अंदाजा हमें दे सके। स्पेशली एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स कैसा कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या विजिबिलिटी है, करंट मैक्रो एनवायरनमेंट जो थोड़ा सा बिगड़ा है उसके मद्देनजर। देखिए, जहां तक इंटरनेशनल बिजनेस का प्रश्न है तो मैं कहूंगा कि अगले 1-2 क्वार्टर और थोड़ा सा सबड्यूड एनवायरनमेंट रह सकता है, लेकिन अगर देखेंगे तो इन्वेंट्री करेक्शन जितना होना था वो हो चुका है। तो अब थोड़ी सी जैसे डिमांड पिकअप करती है तो उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड वापस बढ़ना चाहिए। तो सेकेंड हाफ जो है 2024 का, उसमें हमें उम्मीद है कि ग्लोबल ट्रेड वापस बढ़ेगा। अगर एकदम नियर टर्म की बात करें तो जो रेड सी में थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, कुछ शिपिंग लाइंस ने ऑलरेडी वहां पे ट्रांजिट बंद कर दिया, तो उसकी वजह से थोड़े से सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हैं, जिसकी वजह से फ्रेट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है और थोड़े से ट्रांजिट टाइम्स में डिले हो सकती है। बट ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैं बोलूंगा कि 3 से 6 महीने और अफेक्टेड रह सकता है, बट उसके बाद में इन्वेंट्रीज रैशनलाइज हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगी, तो वापस से कंजम्पशन और ग्रोथ आनी चाहिए। जहां तक डोमेस्टिक बिजनेस का सवाल है, इंडिया एक ब्राइट शाइनिंग स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में। हमने देखा है अपना GDP डेटा, चाहे हम उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो जो इंडिया साइड में रिक्वायरमेंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, वेयरहाउसिंग का, वो लगातार बढ़ता रहेगा। साथ में जो एक इनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मलाइज हो रहा है, बिकॉज कस्टमर्स को एक टाइम बाउंड लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट है। तो उन सबके मद्देनजर जो एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस है वो एक तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस में से है और वो ट्रेंड चलता रहेगा। और अभी जब ये साथ में आ जाते हैं दोनों बिजनेस एक कंपनी के अंडर में, तो आप ये भी देखिए कि कोई और ऐसी कंपनी नहीं है जो स्केल पे ऑपरेट करती हो जिसके पास में एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स दोनों की कैपेबिलिटीज हो। तो काफी यूनिकली पोजीशन्ड हो जाएगी ये कंपनी, दोनों कंपनी साथ में जुड़ने के बाद में। और मार्केट तो अगले 10 साल, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि इंडिया का डेकेड है, तो इंडियन इकोनॉमी तो ग्रो करेगी और उसका मतलब है कि डोमेस्टिक ट्रेड और कंजम्पशन ग्रो करेगा। तो ये सेक्टर अपने आप में डबल डिजिट ग्रोथ में आना चाहिए और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारे इनिशिएटिव्स रहे हैं उनके चलते हमारी जो ग्रोथ है कंपनी की वो मार्केट से बेहतर होनी चाहिए। तो मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी होना चाहिए इंडियन बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जाखड़ हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। ऑफ कोर्स बिजनेस पर आपका ज़्यादा अग्रसर फोकस रहेगा कि कैसे ग्रो करना है। गुड लक। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स लेकर आएंगे एक रिकैप। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकार और अपने पोर्टफोलियो के ट्रेड्स दे दिए हैं। अब किसको कितना फायदा हाथ लग रहा है उसका जायजा अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। रत्नेश ने एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड जोड़ा है, 1690 टारगेट, 1510 स्टॉप लॉस। भारत डायनामिक्स की बात हो रही है, स्टॉक हालांकि इस समय 0.31% हल्का सा ड्रैग कर रहा है।
अब आइए अमित के पोर्टफोलियो पर। तो 2 PSU बैंकों के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। PNB 98 का टारगेट, 86 स्टॉप लॉस, यूको बैंक 45 टारगेट, 37 स्टॉप लॉस, IDFC नया जोड़ा 135 टारगेट, 120 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, PNB 1.5% ऊपर, 0.89% के गेंस यूको की तरफ से, IDFC भी 0.12% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा है। विरल ने SRF जोड़ा है, 2550 का टारगेट, 2380 स्टॉप लॉस, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक बाय कॉल, 2830 का टारगेट, 2680 का स्टॉप लॉस है। SRF 0.11, HAL 0.07 का योगदान देता हुआ ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब आपकी स्क्रीन पर आती हुई। रत्नेश गोयल अब 5.5% के रिटर्न्स पर हैं। वीरल के नेगेटिव रिटर्न्स कुछ कम होकर -1.24, और अमित के भी नेगेटिव रिटर्न्स कुछ कम होकर -3.2% के आसपास इस समय आ रहे हैं। जो भी बदलाव होगा उसका एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। खिलाड़ी नंबर 1 के हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से सोशल मीडिया पर भी वो अपडेट हम डालेंगे ज़रूर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के प्ले के लिए। आज ऑफ कोर्स दोपहर 3:20 के आसपास खुलासा होगा खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का। लेंगे एक ब्रेक, आगे एक्शन कमोडिटी मार्केट से। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।